नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास और मारवाड़ के इतिहास में अब तक हमने मालदेव तक का इतिहास पढ़ लिया है। मालदेव में हमने जाना कि 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले गिरी सुमेल का युद्ध, साहिबा पाहिबा का युद्ध आदि हमने जान लिए थे। मालदेव की 1562 में मृत्यु होती है तो मालदेव के साथ उमादे सती होती है जो रूठी रानी है, और उनके महल अजमेर के तारागढ़ की तलहटी में जो महल बने हुए वो रूठी रानी के महल है। दोस्तों, जो किसी प्रतीक चिन्ह के साथ सती होती है उसको अनुमरण कहा जाता है। यानी सती के भी प्रकार होते हैं, तो जो किसी प्रतीक चिन्ह के साथ सती होती है उसे अनुमरण कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ तक हमने मालदेव के बारे में जाना और फिर अब आज हम शुरू करते हैं उनसे आगे के राजाओं के बारे में। दोस्तों, जो मालदेव के बाद शासक बने वो शासक बने थे रावचंद्र सेन। पर पहले हम मालदेव के पुत्रों के बारे में जानते हैं। मालदेव के दोस्तों 3 पुत्र प्राप्त होते हैं, जो हैं राम, उदय सिंह। दोस्तों, मारवाड़ में भी उदय सिंह नाम के राजा हुए और मेवाड़ में भी उदय सिंह नाम के राजा हैं, और डूंगरपुर में भी उदय सिंह नाम का राजा मिलता है। दोस्तों, एक थे रावचंद्र सेन, चंद्रसेन, और मालदेव के बाद में रावचंद्र सेन ही शासक बनेंगे। तो फिर इनका क्या हुआ? ज्येष्ठ पुत्र से नाराज होकर मालदेव जी ने इनको राज्य से निष्कासित कर दिया। इन श्रीमान को इन्होंने फलौदी की जागीर दे दी। और दोस्तों, जो रावचंद्र सेन थे उनको मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया। अब दोस्तों, राज्य से निष्कासित कर दिया तो राम क्या करेगा? दोस्तों, राम मेवाड़ चला जाएगा और मेवाड़ की सेना के साथ मिलकर रावचंद्र सेन पर आक्रमण करेगा, परंतु असफल हो जाता है। तो राम असफल हो गया आक्रमणों में। अब क्या हुआ दोस्तों? देखते हैं रावचंद्र सेन में। दोस्तों, रावचंद्र सेन 1562 में मृत्यु होती है राव मालदेव की, और 1562 से 1581 तक शासक बना हुआ रहता है रावचंद्र सेन। इस बीच में ये भी भटकते हुए रहता है। दोस्तों, मालदेव ने राम को राज्य से निष्कासित कर दिया, उदय सिंह को फलौदी की जागीर दे दी। अब दोस्तों, क्या होगा? उदय सिंह है वो भी सत्ता प्राप्त करना चाहता है, उधर राम भी, तो राम ने तो आक्रमण कर दिया परंतु असफल हो गया। अब उदय सिंह क्या करेगा? उदय सिंह लड़ेगा रावचंद्र सेन से लोहावट का युद्ध। ये लोहावट का युद्ध है, ये होता है 1563 में। दोस्तों, 1 साल बाद युद्ध हो गया है। तो फलौदी में जागीर का जागीरदार बना हुआ उदय सिंह, ये लड़ेगा लोहावट का युद्ध रावचंद्र सेन से। तो उदय सिंह, रावचंद्र सेन। अब दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि युद्ध स्थल पर रावचंद्र सेन ने एक प्रहार किया उदय सिंह पे, और उदय सिंह साहब घोड़े से नीचे गिर गए और घायल हो गए। तो इनके एक साथी ने इनको युद्ध स्थल से बाहर निकाला और रावचंद्र सेन इस युद्ध में विजयी रहे। दोस्तों, जो राम है उसने आक्रमण किया, असफल हो गया, तो राम साहब पहुंच गए अकबर की सेवा में। इस समय शासक अकबर बन चुका है। दोस्तों, जो हमने मालदेव के समय पढ़ा था, तब मालदेव के समय 1545 तक तो शासन करता है शेरशाह सूरी। उसके बाद में दोस्तों 1556 तक शासन करता है हुमायूं, वापस आ जाता है उसके बाद में भारत में, और 1556 में मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। और हुमायूं के बाद जो शासक बनता है दिल्ली में, वो मुगलों का शासक है अकबर, वो बनता है। दोस्तों, अकबर ने बहुत सारे अच्छे काम किए भारत में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ के इतिहास में रावचंद्र सेन में, हमने लोहावट के युद्ध तक देख लिया। अब ये मोटा राजा, ये उदय सिंह है। अब दोस्तों, इनका इतिहास में नाम मिलता है कि ये बहुत मोटे थे, तो इनका नाम मोटा राजा उदय सिंह प्राप्त होता है।
उदय सिंह, ये नाम प्राप्त होता है उदय सिंह जी का, जो मारवाड़ के शासक हैं। अब दोस्तों जब अकबर की सेवा में पहुंच गए हैं राम साहब, तो अकबर ने ऑर्डर दिया है अजमेर में जो उनका सूबेदार बना हुआ है हुसैन कुली को ऑर्डर दिया मेहरानगढ़ पे कूच करने का। तो हुसैन कुली साहब गए हैं मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ में कौन है? रावचंद्र सेन। अब मेहरानगढ़ को हुसैन कुली साहब जीत लेते हैं, और ये होता कब है? ये होता है 1564 में। 1564 में देख लो, 1 साल के बाद में लोहावट का युद्ध, उसके बाद में इसका राम का आक्रमण हुआ, राम अकबर की सेवा में चला गया, हुसैन कुली को भेज दिया मेहरानगढ़ के लिए। मेहरानगढ़ पे हुआ तो इनका अधिकार हो गया मेहरानगढ़ पे, और रावचंद्र सेन वहाँ से रवाना हो गए बादराजून। दोस्तों मालदेव भी जब शेरशाह सूरी ने उसको गिरी सुमेल के युद्ध में हराया था, तब मेहरानगढ़ की ओर कूच किया, तब मालदेव भी बादराजून भागे थे, और मैं रावचंद्र सेन भी बादराजून गए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मेहरानगढ़ पे तो मुगलों का अधिकार हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, बादराजून में ही रहते हैं रावचंद्र सेन। अब इधर क्या होता है, इधर मारवाड़ में पड़ता है अकाल। और दोस्तों दिल्ली में जो शासक बना बैठा है ना अकबर, वो चाहता है कि पूरे भारत में उसका अधिकार हो, तो मारवाड़ में इधर पड़ा अकाल। अब 1562 की बात है, 1562 में जो आमेर के शासक थे भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। भारमल ने अधीनता स्वीकार की थी अकबर की, तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और इधर मारवाड़ में पड़ा अकाल। तो भारमल के सलाह पर ही इन्होंने अकबर ने एक नागौर दरबार का आयोजन करवाया। नागौर दरबार। अब दोस्तों ये नागौर दरबार कहने को मारवाड़ में अकाल राहत कार्य के लिए था। इसका जो पर्पस था वो अकाल राहत कार्य था, क्योंकि मारवाड़ में अकाल पड़ा था। परंतु अकबर कुछ और ही सोच रहा था, वो मारवाड़ के शासकों को अधीन करने के लिए कार्य कर रहा था, और इसलिए उसने नागौर दरबार लगाया। और नागौर दरबार को कहा भी ये जाता है राजपूताना के इतिहासकारों द्वारा कि मारवाड़ के शासकों की प्रतंत्रता की कड़ी, मारवाड़ के शासकों की प्रतंत्रता, ये प्रतंत्रता की कड़ी था। कौन सा दरबार? नागौर दरबार। अब ये हुआ कब? नागौर दरबार हुआ 1570 में। दोस्तों ये जो नागौर दरबार हुआ, इसका पर्पज अकाल राहत कार्य था। तो अकाल राहत कार्य के लिए कुछ तो किया होगा, तो अकबर ने एक शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। और ये जो तालाब है ना, ये है नागौर के दुर्ग में। नागौर दुर्ग में क्या करवाया इन्होंने? शुक्र तालाब का निर्माण करवा दिया। अब दोस्तों ये दरबार था। अब मारवाड़ के शासकों को और अन्य राजपूताना के शासकों को अधीन करने के लिए नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। वैसे इसका पर्पज अकाल राहत कार्य रखा, पर अब इसमें कौन कौन राजा अधीन होते हैं अकबर के या मुगल सत्ता के अधीन, कौन कौन से राजा आते हैं राजपूताना के, वो दोस्तों हम पढ़ते हैं। दोस्तों इसमें जो शासक शामिल हुए थे वो देखते हैं हम। इनमें जो जो शासक थे वो देखें कि जैसलमेर का जो शासक आया वो कौन था, जोधपुर से कौन था, बीकानेर से कौन था, और दोस्तों एक जो मेड़ता रियासत है वहाँ से कौन था। तो दोस्तों जैसलमेर से यहाँ जो आया था वो आया था महारावल हर्राय भाटी। दूसरा यहाँ जो बीकानेर से आया था वो आया था राव कल्याणमल। दोस्तों कल्याणमल के साथ उनके 2 पुत्र आए थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। यह राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, सॉरी दोस्तों, यहाँ पृथ्वीराज राठौड़ हैं। दोस्तों ये आए थे, और मेड़ता से जो शासक आए थे वो आए थे राव वीरमदेव। ये वीरमदेव वही हैं जो शेरशाह सूरी के उसमें गए थे, और इनके साथ जो इनका पुत्र आया था वो आया था केशवदास मेड़तिया।
केशवदास मेड़तिया। ये दोस्तों मेड़ता वाले शाखा वाले हैं ना, ये मेड़ता के कारण अपने पीछे मेड़तिया लगाते हैं। अब दोस्तों यहाँ जोधपुर का या मारवाड़ के रियासत का क्या हुआ वो देखते हैं हम अलग से। कि दोस्तों यहाँ जो मारवाड़ का अभी शासक है वो शासक है हमारे रावचंद्र सेन। दोस्तों माना यह जाता है कि भादरा जून से रावचंद्र सेन, इनमें भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं कि भादरा जून से रावचंद्र सेन आए जरूर है। सब इतिहासकार ये मानते हैं आए हैं और आए भी थे। तो रावचंद्र सेन मारवाड़ से आते हैं, वहाँ भादरा जून से आते हैं नागौर दरबार। अब दोस्तों इसमें दो मत प्राप्त होते हैं इतिहासकारों के। एक तो है अबुल फजल जो अकबर के इतिहासकार हैं, और दोस्तों दूसरे हैं राजपूताना के इतिहासकार। अब राजपूताना के इतिहासकार ये मानते हैं कि रावचंद्र सेन भादरा जून से आए और वो अकबर की नीतियों को जानने के लिए आए थे, केवल कि अकबर क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो केवल अकबर की नीतियों को जानने के लिए कौन आए? रावचंद्र सेन। और फिर बाद में वो रात को ही भादरा जून चले गए। अब दोस्तों अबुल फजल जो हैं वो ये मानते हैं, ये अकबर के इतिहासकार हैं, इन्होंने आईन अकबरी लिखी है। अकबरनामा उसका पार्ट है आईन अकबरी, वैसे अकबरनामा इन्होंने लिखी, उसका एक पार्ट है आईन अकबरी। तो दोस्तों ये मानते हैं कि भादरा जून से आए और अकबर की अधीनता स्वीकार की और पुनः भादरा जून चले गए। तो दोस्तों ये मानते हैं अबुल फजल, जबकि राजपूताना के इतिहासकार मानते हैं ये कि उन्होंने अकबर की नीतियां बरतने के लिए आए और भादरा जून वापस चले गए। अब दोस्तों जब अबुल फजल का अपन तर्क मानते हैं कि रावचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो इसके बाद अकबर ने इनके ऊपर अभियान क्यों किया रावचंद्र सेन पर? तो हमें यही मत सही लगता है कि इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, इसीलिए रावचंद्र सेन के विरुद्ध अकबर को अभियान करने पड़े। तो अब देखते हैं हम रावचंद्र सेन के विरुद्ध अकबर के अभियान। दोस्तों रावचंद्र सेन के विरुद्ध अकबर के अभियानों में पहला जो हम अभियान देखते हैं वो है 1570 का अभियान ही है। 1570 में जो पहला अभियान किया गया था वो किया था जलाल खां कोरची। दोस्तों ये जो जलाल खां कोरची है ना, ये दोस्तों महाराणा प्रताप के विरुद्ध जब अकबर अभियान करने के लिए भेजेगा तो पहले शिष्टमंडल में जो जलाल खां कोरची जाएंगे समझाने के लिए, जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाते हैं ना, वो जलाल खां कोरची, उसके बाद मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल, ये चार समझाने जाएंगे महाराणा प्रताप को भी। उससे पहले हम रावचंद्र सेन के बारे में जानते हैं। तो जलाल खां कोरची प्लस अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, खान ए खाना। दोस्तों ये एक पोस्ट होती थी मुगलों के दरबार में। तो इन्होंने पहला आक्रमण किया जब भादरा जून में चले गए थे रावचंद्र सेन। तो पहला आक्रमण किया भादरा जून में चंद्रसेन के विरुद्ध। अब दोस्तों चंद्रसेन के विरुद्ध यहाँ जब अभियान किया इन्होंने, तो चंद्रसेन वहाँ से निकल के सिवाना चले गए। दोस्तों कहाँ पहुँच गए? सिवाना। कौन? रावचंद्र सेन सिवाना आ गए। अब दोस्तों सिवाना में क्या हुआ? 1572 आ गया। 1572 में 72 तक यहाँ सिवाना में तो अकबर भेजता है राय सिंह को। अब राय सिंह कौन है? ये राय सिंह बीकानेर वाले, बीकानेर के जो अभी हमने पढ़े थे राव कल्याणमल, और कल्याणमल के दो पुत्र हैं प्राप्त हुए हैं, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। तो राय सिंह जो है ना उनको भेजता है इनके विरुद्ध, रावचंद्र सेन के विरुद्ध। दोस्तों जो राय सिंह है ना अभी वो अकबर के दरबारी हैं, अभी राजा नहीं बने हैं बीकानेर के। ये राजा बनेंगे 1574 में, जब इनके पिता कल्याण मल की मृत्यु हो जाएगी। अकबर के अभी है ना दरबारी हैं ये। ठीक है दोस्तों, 1572 में भेजता है सिवाना राय सिंह। पर क्या होता है, ये असफल हो जाते हैं। राय सिंह यहाँ पे असफल हो जाते हैं। दोस्तों राय सिंह हो गया इसमें असफल। सिवाना अभियान किया, सिवाना अभियान में राय सिंह साहब हो गए असफल, और इस समय वो अकबर के दरबारी। अब दोस्तों एक वर्ष मिलता है जो अकबर की दृष्टि से पूरा इम्पोर्टेंट है।
वैसे इतिहास में पूरा इम्पोर्टेंट ही है 1576। 1576 में क्या हुआ, तीन चीज़ जानेंगे एक साथ, दो और ये तीन। 1576, 1576। पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि राजपूताना में क्या था। राजपूताना में अकबर के जो विरोधी हैं वो तीन हैं। पहला रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन। दूसरे महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक हैं। रावचंद्र सेन आपको मारवाड़ के पढ़ ही रहे हैं हम। और एक है राव सुल्तान, ये हैं सुल्तान, राव सुल्तान, सिरोही के शासक। तो सिरोही, ये हो गए मेवाड़ और ये हो गए मारवाड़। अब दोस्तों अकबर क्या करता है, 1576 के वर्ष में अकबर तीन लोगों के विरुद्ध तीन सैनिकों सेनापतियों को भेजता है। पहले अपना जो दरबारी है राय सिंह, उसके बारे में जाने। ये राय सिंह जाता है हमारे साहब राव सुल्तान के विरुद्ध। दोस्तों 1576 में होता है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी में जाता है अपने मान सिंह। ये मान सिंह साहब हैं ढूंढाड़ वाले, यानी आमेर के राजा। तो मान सिंह साहब जाते हैं प्रताप के विरुद्ध, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के विरुद्ध। और जो 1576 में जो मैं इसके राव चंद्रसेन के विरुद्ध जाता है, क्योंकि राव चंद्रसेन अभी कहाँ, सिवाना में। राय सिंह असफल हो चुका है तो सिवाना में है। तो राव चंद्रसेन के विरुद्ध जाते हैं शाहबाज खां। ये शाहबाज खां, ये जाएंगे राव चंद्रसेन के विरुद्ध। अब दोस्तों 1576 में तीन अभियान किए हैं, तो हमें अभी शाहबाज खां का पढ़ना है। तो शाहबाज खां ने सिवाना पे किया आक्रमण, और सिवाना में आक्रमण करके जीत लिया सिवाना को। और अब यहाँ से जब सिवाना जीत लिया है तो रावचंद्र सेन है ना, ये रावचंद्र सेन चले जाएंगे सहारनपुर की पहाड़ियों में, सहारण की पहाड़ियों में चले जाएंगे रावचंद्र सेन। अब दोस्तों अंतिम समय इनका इन्हीं पहाड़ियों में बीतेगा। अब रावचंद्र सेन जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है वहाँ भी जाते हैं। अंतिम समय सारण की पहाड़ी में बीतता है। और इनका एक साथी रहता है, वो है, उनका नाम मिलता है बैसल देव। इनका जो साथी मिलता है वो मिलता है बैसल देव। ये बैसल देव इनको जहर दे देता है, बैसल देव इनको जहर दे देता है। और 11 जनवरी 1581 को रावचंद्र सेन साहब मृत्यु प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों रावचंद्र सेन के बारे में इनके अन्य नाम पढ़ते हैं। इनको कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। प्रताप का अग्रगामी, क्योंकि प्रताप ने जब विरोध करना शुरू किया था अकबर का, उससे पहले ये कर चुके थे। तो प्रताप का इनको कहा जाता है अग्रगामी या पथ प्रदर्शक। प्रताप के अग्रगामी या पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, प्रदर्शक। अब दोस्तों एक युद्ध की प्रणाली थी छापामार युद्ध प्रणाली। उसमें पहले इनको महाराणा प्रताप की जो पिताजी उदय सिंह, इनको राजपुताने में पहला शासक माना जाता है जो छापामार युद्ध प्रणाली में प्रसिद्ध थे। और इनसे पहले जो इंडिया के लेवल पे हैं वो शिवाजी छापामार युद्ध प्रणाली में फेमस हुए हैं। और दोस्तों एक जो मारवाड़ में फेमस हुए हैं वो है रावचंद्र सेन, यानी इन्होंने छापामार प्रणाली में अपने गुण दिखाए। दोस्तों यहाँ तक हो गया रावचंद्र सेन का इतिहास। अब दोस्तों हम जानते हैं रावचंद्र सेन के बाद में क्या हुआ। दोस्तों 1581 में जब रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने 1581 से लेके 1583 तक, 1581 से लेकर 1583 तक मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। यहाँ पे रह गया मारवाड़ खालसा। दोस्तों मारवाड़ खालसा दो बार आया, एक तो रहता है यहाँ पे, और दोस्तों एक औरंगजेब आएगा शासक मुगलों में, औरंगजेब, वो इसको मारवाड़ को खालसा घोषित करेगा 1678 में। और 1707 तक वो रहेगा, मारवाड़ खालसा रहेगा।
दोस्तों 1678 में क्या हुआ, 1678 में क्या हुआ, जसवंत सिंह फर्स्ट थे ना, मारवाड़ के शासक हैं, तो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु हो जाएगी। तो उनके बाद में जो शासक बनेंगे अजीत सिंह, वो अजीत सिंह 1707 में बनेंगे, उससे पहले मारवाड़ खालसा ही रहेगा। उनके बारे में हम आगे जानेंगे, औरंगजेब के जसवंत सिंह के बारे में। दोस्तों यहाँ तक हो गया राव चंद्रसेन का, चंद्रसेन तक। अब देखो दोस्तों, इनके बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा मोटा राजा उदय सिंह, जिनको हमने अभी पढ़ा, इनका भाई है मोटा राजा उदय सिंह, क्योंकि इन्होंने अधीनता स्वीकार कर लिया अकबर की। तो अब मोटा राजा उदय सिंह बनेंगे शासक, और ये बनेंगे 1583 में। दोस्तों 1583 में बनेंगे मोटा राजा उदय सिंह शासक। 1583 से ये रहेंगे 1595 तक, ये शासक रहेंगे मोटा राजा उदय सिंह। ये राव चंद्रसेन के भाई हैं। पढ़ते हैं दोस्तों इनके बारे में। तो इनको जो ये उपाधि है ना मोटा राजा की, ये उपाधि दी अकबर ने। ठीक है दोस्तों, ये उपाधि दी अकबर ने। अब अकबर ने इनको क्या दिया, वो अधीनता स्वीकार कर ली तो क्या दिया, तो इन्होंने इनको दिया गया 5000 का मनसब। मनसब में दो चीज़ें होती है दोस्तों, जात प्लस सवार। जात और सवार के बारे में ये होता है कि जात पद या इज्जत, जितने आपके जात ज़्यादा होंगे उतनी आपकी इज्जत ज़्यादा होगी। और सवारों में जो घोड़े होते थे, उनके सवार होते थे, उनके बारे में था। तो 5000 का मनसब मिला था इनको अकबर के थ्रू, मोटा राजा उदय सिंह को। अब दोस्तों इनकी जो एक पुत्री होती है, इनकी एक पुत्री मिलती है जोधाबाई। दोस्तों इनकी पुत्री है जोधाबाई। पुत्री जोधाबाई का विवाह होता है, जोधाबाई का विवाह होता है जहांगीर से। दोस्तों ये अभी जो सीरियल चल रहे होते हैं जोधा अकबर, जोधा का संबंध अकबर से जोड़ दिया जाता है, ये दोस्तों गलत है। जोधा जिसकी पत्नी है वो है जहांगीर। जोधा जब सीरियलों में बताया जाता है वो ढूंढाड़ की राजकुमारी है। 1562 में उनका विवाह हुआ था अकबर से, उनका नाम हरकाबाई है, उनको जोधा करके पेश कर दिया जाता है, जबकि ये गलत है। जो जोधा का विवाह हुआ था जहांगीर से, और जोधा जो पुत्री हैं वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, और इन्हीं से पुत्र होता है खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां नाम से प्रसिद्ध होगा। खुर्रम शाहजहां जो अगला शासक बनेगा जहांगीर के बाद में। तो दोस्तों अभी इनका पुत्री से, इनकी पुत्री जोधाबाई का विवाह हुआ जहांगीर से, और खुर्रम इनसे उत्पन्न हुआ। ये विवाह हुआ था 1567 में। अब दोस्तों क्या हुआ, इनको मोटा राजा उदय सिंह जी को अकबर ने सूबेदारी दे दी पंजाब की, और ये पंजाब में लाहौर में थे, और 1595 में इनकी लाहौर में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इतना सा है मोटा राजा उदय सिंह, लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक हमने मोटा राजा उदय सिंह और राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों हम आगे इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बाद में कौन शासक बना। तो मोटा राजा उदय सिंह के बाद जो शासक बनता है उनके बारे में पढ़ते हैं हम। दोस्तों इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सवाई राजा सूर सिंह। दोस्तों मोटा राजा के बाद में बनते हैं सवाई राजा सूर सिंह। सवाई राजा सूर सिंह, सूर सिंह। दोस्तों जब 1595 में उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती, उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में सवाई राजा सूर सिंह बनते हैं। 1595 से लेके 1619 तक शासक रहते हैं ये दोस्तों। और इस समय जो दिल्ली में है वो है राजा अकबर, और उनके बाद में शासक बनेंगे जहांगीर। तो दोस्तों इन्होंने दो राजाओं का शासन देखा है, दो मुगल शासकों का शासन देखा है। तो सवाई राजा ये उपाधि इनको दी गई अकबर द्वारा, और ये अकबर ने इनको दी थी 1604 में इनको उपाधि दी थी। अब दोस्तों इनका जब लाहौर में इनका जो राज्याभिषेक होता है, वो इनका राज्याभिषेक होता है लाहौर में ही, जिसको हम टीके की रस्म कह सकते हैं। इनकी टीके की रस्म वो हुई थी लाहौर में, क्योंकि लाहौर में ये उन्हीं के पास में ही थे, उदय सिंह जी के पास में, तो इनकी टीके की रस्म हो गई लाहौर में। अब दोस्तों इनके बारे में क्या मिलता है, तो जब ये शासक थे तब इनका एक प्रधानमंत्री था भाटी गोविंद सिंह। इनका एक प्रधानमंत्री मिलता है भाटी गोविंद सिंह, भाटी गोविंद सिंह। और दोस्तों इनको मारवाड़ का कहा जाता है चाणक्य।
मारवाड़ का चाणक्य किनको कहा जाता है? भाटी गोविंद सिंह को। और दोस्तों इनके समय एक प्रबंधक मिलता है, उनका नाम मिलता है गज सिंह। दोस्तों इन्होंने मारवाड़ में मिसलदारी प्रथा की शुरुआत की। अब मिसलदारी प्रथा क्या होती है? मिसलदारी प्रथा, अब दोस्तों मिसलदारी प्रथा में क्या होता है? जैसे ये राज दरबार है, समझना दोस्तों, यहाँ बैठेंगे राजा, यहाँ मुख्य सेनापति, उनके बाद में कुछ छोटे शासक, जागीरदार, ठिकानेदार आदि सब कुछ। ये जो बैठने की व्यवस्था होती है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है मिसलदारी। और इन्होंने शुरुआत किसने की? सूर सिंह ने इनकी शुरुआत की। अब दोस्तों इनका एक विशेष योगदान मिलता है, जो मेवाड़ और मुगल संधि है ना, मेवाड़ और मुगल संधि, ये होती है दोस्तों 5 फरवरी 1615 को। दोस्तों ये संधि हो मुगलों के लिए और मेवाड़ के लिए अति महत्वपूर्ण है। उस जो संधि में सवाई राजा सूर सिंह थे, वो दोस्तों जो उस समय तक शासक थे जहांगीर, और उनके जो पुत्र हैं खुर्रम, जो ही आगे शाहजहां बनेंगे, उनके साथ में जो ये संधि हो रही थी मेवाड़ मुगल संधि, तो सवाई राजा सूर सिंह और खुर्रम ये दोनों मेवाड़ गए थे वो संधि करवाने के लिए। तो यही खुर्रम जो शाहजहां बनेंगे। तो इस संधि में कौन साथ में थे? तो सवाई राजा सूर सिंह इनके साथ में थे खुर्रम के। अब दोस्तों 1619 में ये कर रहे होते हैं दक्षिण भारत का अभियान, और दक्षिण भारत के अभियान में दोस्तों इनकी हो जाती है मृत्यु। तो 1619 में सवाई राजा सूर सिंह की मृत्यु हो गई, और इनके बाद जो शासक बनता है वो शासक बनता है महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह दोस्तों पहले मोटा राजा थे, उनके बाद सवाई राजा, और सवाई की उपाधि दी थी अकबर ने। अब बनते हैं महाराजा गज सिंह। अब गज सिंह का जो शासन काल है वो है 1619 से लेकर 1638 तक, ये शासक बनते हैं गज सिंह। अब दोस्तों इनकी उपाधियां देखते हैं। पहले इनकी उपाधि है महाराजा। दोस्तों मारवाड़ के इतिहास में महाराजा की उपाधि इन्होंने लगाई है, पहले शासक है। और एक इनकी उपाधि मिलती है, वो मिलती है दलथम्बन। दलथम्बन, दलथम्बन या दलथम्बन। दोस्तों ये दो जो उपाधि हैं, ये उपाधि दी थी इन्होंने जहांगीर ने। हुआ क्या दोस्तों, पहले देखते हैं हम महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की दलथम्बन। वो जानने से पहले हम दोस्तों देखते हैं इनकी टीके की रस्म। जब इनके पिता की मृत्यु हुई सूर सिंह की, तो टीके की रस्म इनकी हुई बुरहानपुर में, क्योंकि ये भी दक्षिण भारत में थे उस टाइम। तो बुरहानपुर में इनकी हुई टीके की रस्म, और ये 1619 में हुई। दोस्तों इसी समय है ना इनको जहांगीर ने सिरोपाव भेजे थे, और इनको 3000 का जात और 2000 का सवार दिया था, और राजा की उपाधि थी। ये जो महाराजा की उपाधि मिलती है वो। दोस्तों अब इनका जो पुत्र होता है जहांगीर का, वो 1623 में विरोध कर देता है जहांगीर का खुद का। जो खुर्रम होता है ना, वो अपने पिता के विरुद्ध हो जाता है। तो जब जहांगीर गज सिंह को भेजता है खुर्रम को समझाने के लिए, या उसके विरुद्ध भेजता है, तब गज सिंह खुर्रम को परास्त कर देते हैं। तो उस समय जो इनको उपाधि दी जाती है वो दी जाती है दलथम्बन। वो जहांगीर के द्वारा उस समय इनको उपाधि दी जाती है दलथम्बन की। और दोस्तों उसी समय उनके घोड़े को शाही दाग से मुक्त कर दिया जाता है। अब शाही दाग क्या है दोस्तों? जब भी कोई अधीन हो जाते थे मुगलों के, तो वो उसके घोड़े पे एक दाग देते थे घोड़े को, कि ये उनके अधीन राजा है। तो उस समय इनसे अधीन इनके घोड़े को दाग मुक्त कर दिया जाता है। अब दोस्तों गज सिंह के बारे में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गज सिंह के होते हैं 2 पुत्र। गज सिंह, पहले दोस्तों इनके पुत्रों को जानने से पहले हम गज सिंह की एक पासवान पढ़ते हैं, वो है अनारा बेगम। अनारा बेगम, अब दोस्तों इसका भी प्रभाव गज सिंह पर गजब का था। अनारा बेगम, पासवानों ने राजाओं को अधिकतर खराब ही किया है दोस्तों। अब गज सिंह के पुत्र होते हैं 2। अब गज सिंह के 2 पुत्र कौन कौन से हैं? एक तो है जसवंत सिंह, जसवंत सिंह फर्स्ट। जसवंत सिंह आगे भी शासक होंगे मारवाड़ के, तो ये जसवंत सिंह फर्स्ट। और एक है अमर सिंह, जो राठौड़ के नाम से प्रसिद्ध है, अमर सिंह राठौड़। अब दोस्तों अनारा बेगम के प्रभाव में अमर सिंह को इन्होंने राज्य से निष्कासित कर दिया। कहने का मतलब इनको शासन ना देके इनको दे दिया नागौर की
जागीर। देख लो, पासवानों का प्रभाव है, नागौर की जागीर दे दी। और दोस्तों इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि अमर सिंह क्या थे, अमर सिंह के बारे में क्या हुआ, ये सब। और इनके बाद जो शासक बनेंगे वो जसवंत सिंह। अब दोस्तों गज सिंह के दरबार में एक दरबारी कवि थे, गुणसागर। गुणसागर नाम के दरबारी कवि थे। सॉरी दोस्तों, गुणसागर नहीं, दरबारी कवि थे वो थे हेम। और हेम ने गुणसागर गुणसागर या गुण रूपक नाम की पुस्तक लिखी है। और एक इन्होंने पुस्तक लिखी है गुण भाषा चित्र। एक तो दरबारी मिलते हैं हेम, और एक मिलते हैं इनके दरबारी केशवदास गाढ़न, जिन्होंने लिखा है। इनके दूसरे दरबारी मिलते हैं केशवदास गाढ़न, जिन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है गज गुण रूपक। दोनों राजा के ऊपर ही हैं, गज गुण रूपक। ये दोनों ग्रंथ लिखे गए, ये तीनों ग्रंथ लिखे गए हेम और केशवदास गार्डन के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम इनसे आगे के शासक पढ़ेंगे, अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अमर सिंह कौन है, क्या है, इनका क्या मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।